दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी नई कहानी फिर जल्द ही शुरू होने वाली है। 1 तारीख से मैं आपको 2 नई कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी के एपिसोड कुछ ही बचे हुए हैं, तो ये कहानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग अपनी नई कहानी को एंजॉय करें, और अगर आपकी कोई चॉइस है, कैसे आपको नई कहानी सुनना पसंद है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर मैं गौर करूंगा। पहले भी मैंने एक बार आप लोगों से पूछा था, लेकिन उस समय मैं कमेंट सबके देख नहीं पाया था। तो आज सभी दोस्त एक एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसे आपको कहानी नई सुननी है। तो दोस्तों, आज के 204वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर सबसे आगे चल रहा था। बाकी सब जिया, काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप स्काई शैडो एम्पर उसकी सुरक्षा में पीछे चल रहे थे। लगभग 1000 मीटर चलने के बाद समर अचानक रुक गया। उसने काले पिल्ले की तरफ देखा और ऑर्डर देकर बोला, अपनी नाक से स्पिरिचुअल जड़ को सूंघो, हमें उसे पकड़ना होगा। काले पिल्ले ने हवा में नाक ऊपर उठाई और उसकी नाक किसी खजाने से कम नहीं थी। एक बार गंध मिलने पर शिकार का बचना नामुमकिन था। कुछ ही देर में उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने पंजे से साउथ की तरफ इशारा करके कहा, वहां एक छोटी सी नदी है, स्पिरिचुअल जड़ उसके नीचे छिपी है। उसकी बात सुनकर समर की थकान बिल्कुल गायब हो गई। उसने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, वेरी गुड। वो सब 100 मील साउथ की तरफ बिजली की स्पीड से भागे। जल्दी वो लोग ऊंची चोटी से गिरती हुई एक छोटी नदी के पास पहुंच गए। नदी संकरी थी, लेकिन बहुत गहरी और लंबी थी। पानी के अंदर खतरनाक जल राक्षस भी तैर रहे थे। समर ने बिना किसी समय गंवाए अपना आकाश भेदने वाला भाला निकाला और एक मगरमच्छ जैसे राक्षस को एक ही बार में मार गिराया। उसकी क्रूरता देखकर बाकी जीव डरकर भाग चुके थे। तभी काले पिल्ले का एक विशिष्ट चट्टान के पास गया और उसने नीचे की तरफ इशारा करके समर से कहा, उस चट्टान के ठीक नीचे स्पिरिचुअल जड़ छिपी है, इसे हाथ से जाने मत देना। जैसे ही काला पिल्ला बोला, खतरे को भांप कर नदी के नीचे की चट्टान से स्पिरिचुअल जड़ उछलकर बाहर आ गई। वो भागने ही वाली थी, समर की आवाज गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? तभी अचानक हवा भारी हो गई। एक अदृश्य पहाड़ जैसा प्रेशर उस एरिया पर गिर गया। स्पिरिचुअल जड़ जमीन से चिपक गई, हिलने में भी असमर्थ। समर ने छलांग लगाई और उसे अपने हाथों में दबोच लिया। तभी उस जड़ ने मानवीय भाषा में गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मत मारो, मुझे अपने में समाहित कर लो, मैं मरना नहीं चाहती। उसकी इस बात को सुनकर समर हैरान रह गया। यह जड़ इतनी एंशियंट थी कि उसने अपनी चेतना विकसित कर ली थी, लेकिन फिर भी उसे पावर की सख्त जरूरत थी। उसने कठोरता से कहा, माफ करना, मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हें अवशोषित करना होगा। लेकिन तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्पर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, तुम्हें इसे अवशोषित करने की जरूरत नहीं। इसके सिर्फ कुछ हिस्सों को अवशोषित करो और बाकी को छोड़ दो, ये फिर से उग सकती है। उसकी ये बात सुनकर समर खुश होकर मुस्कुराया। उसने मन ही मन में खुद से कहा, ये तो और भी बेहतर है, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और उसने अपने सीनियर का धन्यवाद किया। थैंक यू सीनियर। इसके बाद समर ने इस जड़ की तरफ देखा और धमकी भरे स्वर में कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने अंदर संभालूंगा। तुम्हारे शरीर या आत्मा को कोई निशान नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर वो नन्ही से जड़ कांप उठे। उसने हकला कर कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे मत मारना। वो डर के मारे अभी भी कांप रही थी। तभी समर ने उसको एक ऑफर देकर कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल जड़ का कम से कम 60% हिस्सा ले लूं और तुम्हें 40% दे दूं। फिर तुम प्रकृति की एनर्जी को अवशोषित कर सकते हो, दोबारा से ग्रो भी कर सकते हो। जड़ के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुरक्षा के लिए समर ने उस पर एक स्पिरिचुअल निशान लगा दिया। अब वो उसकी गुलाम थी। समझौते के अनुसार समर ने इस जड़ से रॉयल लेवल की एनर्जी प्राप्त कर ली। उसने 1/3 डार्क नाइट एम्परर को दिया। बचे हुए हिस्से में से उसकी अपने ड्रैगन बोन ने आधा हड़प लिया, जिसे समर चिढ़ गया। और अंत में उसके पास लगभग 1000 पत्थर बचे। समर उनको देखकर अपने साथियों से बोला, चलो प्रैक्टिस के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। ये कहकर वो एक सेफ जगह ढूंढने लगे। उन्हें एक पास में गुफा मिली। वहां के निवासी राक्षस को समर ने एक थप्पड़ में साफ किया और वहां अपना डेरा जमा लिया। सुरक्षा के लिए उसने गुफा के एंट्री गेट पर एक रॉयल लेवल का डिफेंस व्यू रचना भी छोड़ दिया। गुफा के अंदर समर साधना में लीन हो गया था।
उसने अपना स्वर्गीय अमर मंत्र एक्टिवेट किया। उसका शरीर एक ब्लैक होल की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगा। उसका बैंगनी स्पिरिचुअल न्यूक्लियस सिकुड़कर सघन होने लगा और जल्द ही उस पर दो निशान उभर आए। समर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी की किरणें निकली। अब आत्म रॉयल किंगडम के वो दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका था। वो अपनी इस पावर को महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय गुफा के बाहर उसको भारी शोर सुनाई देने लगा। राजनाथ ने अपने ट्रैकिंग पाउडर की मदद से गुफा को खोज लिया था और वो जानता था कि स्पिरिचुअल जड़ यहीं पर है। बाहर खड़े राजनाथ ने अपने साथियों से कहा, तुम पीछे हट जाओ, मैं इस व्यू रचना की जांच कर लेता हूं। उसने व्यू रचना को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एम्परर लेवल की सुरक्षा ने उसे एक खिलौने की तरह पीछे फेंक दिया। हताश होकर व्यू रचना पर पंच बरसाने लगा, जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा। इस शोर के आसपास बिखरे हुए स्काई व्यू रचना एम्परर, स्पिरिचुअल टेलिस्मांस एम्परर भी वहां पर आ चुके थे। स्काई व्यू रचना एम्परर ने हंसकर वहां से राजनाथ से कहा, राजनाथ, तुम गुफा पर क्यों प्रहार कर रहे हो? राजनाथ का चेहरा बिगड़ गया। अब उसे खजाना बांटना पड़ेगा। उसने झूठ बोलने की कोशिश करके कहा, मैंने ये गुफा खोजी, इसलिए इसके अंदर की हर चीज मेरी है। आगे से स्काई व्यू रचना एम्परर ने व्यंग करके कहा, राजनाथ, तुम गुफा की प्रोटेक्शन व्यू रचना भी नहीं तोड़ सकते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दावा करने की कि गुफा के अंदर वाला सब कुछ तुम्हारा है? उसने राजनाथ के सामने ऑफर करके कहा, मैं व्यू रचना तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन खजाना हम सब में बटेगा। राजनाथ ने दांत पीसकर सहमति जताकर कहा, ठीक है, चलो जल्दी करो। स्काई व्यू रचना एम्परर, जो व्यू रचनाओं का मास्टर था, उसने जल्दी गुफा की प्रोडक्शन व्यू रचना की खामी ढूंढ ली। उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक जोरदार धमाके के साथ समर की प्रोटेक्शन व्यू रचना को चकनाचूर कर दिया। चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई। इसी धूल के गुबार के बीच गुफा के अंदर एक ठंडी और क्रोधित आवाज आई। अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साधना में बाधा डालने की? क्या तुम लोग अपनी जान देने आए हो? राजनाथ, स्काई रचना व्यू एम्परर, स्पिरिचुअल टेलिस्मांस एम्परर, तीनों ये आवाज पहचानते थे। ये समर की आवाज थी। उसकी धमकी सुनकर उन तीनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे स्पिरिचुअल जड़ के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उनको मिला उनका सबसे बड़ा दुश्मन। राजनाथ ने चिल्लाकर कहा, अरे कमीने समर, तुम गुफा में क्या कर रहे हो? और स्पिरिचुअल जड़ कहाँ है? बाहर निकलो। ये कहकर वो गुस्से में गुफा के एंट्री गेट की तरफ देखने लगे। तभी गुफा के अंधेरे से समर बाहर निकला। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक विद्रोही मुस्कान थी। वो जिया और सलोनी को सुरक्षित रखने के लिए बाहर आया था। उसने तीनों पावरफुल एम्पर्स की आंखों में आंखें डालकर उपहास करके कहा, तुम बेवकूफ हो राजनाथ, बहुत देर हो चुकी है। स्पिरिचुअल जड़ पहले ही मेरी एनर्जी बन चुकी है। उसकी बात सुनकर राजनाथ, स्काई व्यू रचना एम्पर और स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्पर गुस्से में भर गए। वो तीनों गुस्से में समर पर हमला करने वाले थे। तभी अचानक एक बवंडर बाहर निकला। समर ने पहल की थी। वो जानता था कि अगर लड़ाई अंदर हुई तो जिया और सलोनी को चोट लग जाएगी। समर अब दूसरे स्टेज का बन गया था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस की आग थी। वो इतनी तेजी से बाहर आए कि हवा का प्रेशर बदल गया। तभी राजनाथ की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम वहां बाहर आने की हिम्मत करोगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि बाहर आते ही तुम्हारी मौत निश्चित है? उसकी बात सुनकर समर जोर से हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार था। उसने राजनाथ की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हो राजनाथ। अभी ये पता नहीं है कि यहाँ से कौन जिंदा निकलेगा। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी हो। तभी बगल में खड़े स्काई व्यूरचना एम्पर ने राजनाथ और स्पिरिचुअल टेलिस्मांस एम्पर को सुझाव देकर कहा, राजनाथ, स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्पर, चलो इस आदमी को हराते हैं। क्योंकि इसने स्पिरिचुअल जड़ ग्रहण कर ली, इसलिए हम इसके शरीर को काटकर उसमें बची हुई जड़ निकाल सकते हैं। उसकी बात सुनकर तीनों की आंखों में लालच आ गया। समर ने अभी अभी जड़ को सोखा था, इसलिए उसका सार अभी भी उसकी हड्डियों और मज्जा में मौजूद होगा। यह उनके लिए गोल्डन चांस था। समर ने उनकी निष्ठा और घृणा व्यक्त करके कहा, कितने घमंडी हो तुम लोग। क्या तुम लोग मुझे सचमुच एक बीमार बिल्ली का बच्चा समझते हो? लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें सीधे नर्क में भेजने के लिए तैयार हूं। बिना किसी चेतावनी के समर ने अपना दाहिना पंच हवा में उठाया। पंच पर गोल्डन रोशनी और एंशियंट व्यवस्था की मुहरें चमकने लगी। उसका निशाना राजनाथ नहीं, बल्कि वो क्रूर स्काई व्यू रचना एम्परर था,
जिसने उसके शरीर को काटने की बात कही। यह पंच इतना तेज था कि उसने अंतरिक्ष को चीर दिया। वहीं उसके इस हमले को अपनी तरफ आता देखकर स्काई व्यू रचना एम्परर भयभीत हो गया। उसने बचाव के लिए अपना व्यू रचना राजदंड आगे बढ़ाया, लेकिन समर की फीस्ट किसी हथौड़े की तरह गिरी। राजनाथ में राजदंड में दरारें पड़ गई। एम्परर कई कदम पीछे गिरा। उसके मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा। वो सदमे में था कि उसका रॉयल लेवल का राजदंड भी समर के एक पंच के सामने बेकार साबित हो गया। कुछ ही देर के बाद होश में आते ही स्काई व्यू रचना एम्परर चिल्लाकर बोला, समर ने एक अभूतपूर्व प्रगति की है। वो बहुत पावरफुल हो गया। राजनाथ, स्पिरिचुअल टेलिस्मैन एम्परर, कोच न करो। आओ सब हम मिलकर हमला करते हैं। राजनाथ ने खतरे को भांप लिया था। अपनी सबसे घातक तकनीक का आह्वान किया। उसकी उंगली कांपी और उसने एक रॉयल लो लागू करके चिल्लाकर कहा, मैट्रियाइट रॉयल लो। तभी अचानक दिन दहाड़े आकाश में गड़गड़ाहट हुई। हजारों विशालकाय मेट्रॉइड जो छोटी पहाड़ियों के समान थे, आकाश में प्रकट हुए और सीधे समर की तरफ गिरने लगे। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे, लेकिन समर बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी दाहिनी उंगली उठाई। उसके शरीर के भीतर मौजूद ड्रैगन बोन कांप उठी। समर ने अपना रॉयल लो एक्टिवेट करके बोला, शैडो गॉड रॉयल लो। और एक लंबा विशालकाय शैडो गॉड प्रकट हुआ। लाल आंखों वाले इस देवता ने आकाश की तरफ दहाड़ लगाई और अपने पंजों से गिरते हुए मेट्रोइड को हवा में तोड़ना शुरू कर दिया। पत्थर के टुकड़े बारिश की तरह बरसने लगे, लेकिन शैडो देवता को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजनाथ ये देखकर दंग रह गया था। उसका सबसे मजबूत हमला विफल हो गया। तभी समर ने व्यंग करके कहा, तुम्हारा मेट्रोइड तकनीक का ज्ञान बुरा नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। लेकिन राजनाथ का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसने अहंकार से चिल्लाकर कहा, मैं ये मानने के लिए इनकार कर रहा हूं। मेट्रोइड रायल्ला 1000 रूपों का हमला है। उसने अपनी तकनीक बदल दी। मेट्रोइड्स ने अपना आकार बदल दिया। नुकीले कांटों के साथ एक कतार में समर की तरफ बढ़ने लगे। आगे से समर ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, धर्म परिवर्तन दिलचस्प। उसने भी रणनीति बदलकर चिल्लाकर कहा, दिव्य ड्रैगन रॉयल लो। और उसने अपना दूसरा रॉयल लो एक्टिवेट कर दिया। एक अदृश्य विशालकाय पवित्र ड्रैगन की छाया आकाश में उभरी। उसने अपने विशालकाय पंजे से मेट्रोइड की पूरी कतार को एक ही बार में नष्ट कर दिया, जिससे राजनाथ पीछे जा गिरा और खून उगलने लगा। अब तीनों एम्परर समझ चुके थे, अकेले लड़ना सुसाइड है। राजनाथ ने अपने मुंह से खून पोंछकर कहा, दोस्तों, हमें अपनी असली ताकत नहीं छिपानी चाहिए, साथ मिलकर हमला करना चाहिए। तभी तीनों ने अपने तुरुप के इक्के निकाल लिए। राजनाथ ने मेट्रोइड किंग भाला निकाला। स्काई व्यू रचना एम्परर ने 8 व्यू रचना झंडे निकाले और समर को 8 दिशाओं से घेर लिया। स्पिरिचुअल टेलिस्मांस एम्परर ने 5 एलिमेंट के ताबीज एक्टिवेट कर दिए। समर चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपना आकाश भेदी भाला निकाला, चिल्लाकर कहा, पावर में अभूतपूर्व वृद्धि। भाला एक विशाल बिजली की तरह कौंधा और स्काई व्यू रचना एम्परर के अनमोल व्यू रचना झंडों को कागज की तरह फाड़ता चला गया। व्यू रचना ने चिल्लाकर कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है। आगे से समर ने हंसकर कहा, तुम्हारी व्यू रचना मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। उसी समय 5 एलिमेंट के ताबीजों ने उस पर हमला कर दिया। समर ने अपने ड्रैगन बोन और गोल्डन दाओ बीज को एक्टिवेट किया। उसका शरीर एक अजय देवता की तरह चमकने लगा। ड्रैगन के शल्क उसके हाथ पर उभर आए। एक ही झटके में उसने सारे ताबीज को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी मौका पाकर राजनाथ ने पीछे से कायरों की तरह हमला किया। उसका भाला समर के दिल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन समर मुड़ा नहीं। उसने फिर अपना हाथ पीछे किया और राजनाथ के रॉयल लेवल के भागे को नंगे हाथों से पकड़ लिया और उसने भाले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखते ही राजनाथ भय से कांप कर चिल्लाकर बोला, तुम इंसान हो या दानव? ये मेट्रोइड किंग भाला था। लेकिन आगे से जवाब में समर ने ड्रैगन के शल्कों से ढके अपने पंच को राजनाथ की छाती पर वार कर दिया। पसलियां टूटने की आवाज आई और राजनाथ खून की उल्टियां करके दूर जा गिरा। अब सिर्फ स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्परर बचा था। उसने अपनी उंगली काटकर खून की एक बूंद एक विशेष ताबीज पर गिराई और चिल्लाकर बोला, कैद करने वाला स्पिरिचुअल ताबीज। ये एक सुप्रीम खजाना था जो किसी भी आत्मा को कैद कर सकता था। आगे से समर ने अपनी मिडिल फिंगर उठाई और चिल्लाकर बोला, मिडल फिंगर समय को रोक देती है। नीले प्रकाश का एक स्तंभ निकला और उसने ताबीज को हवा में ही जमा दिया। समय रुक गया।
समर ने आगे बढ़कर ताबीज को पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्परर ने हैरान होकर कहा, तुम समय को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो अब पूरी तरह से टूट गया। तभी समर ने उपहास करके कहा, तुम मुझे कम आंक रहे हो। उसने अपने पंख खोले। पलक झपकते ही एम्परर के बगल में प्रकट हुआ और चिल्लाकर बोला, अलविदा। उसका भाला स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्परर की छाती के आर पार हो गया। समर ने बेरहमी से भाले को घुमाया और एम्परर के शरीर के दो हिस्सों में चीर दिया। एम्परर की छोटी सी स्पिरिचुअल आत्मा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर ने स्पिरिचुअल शेयर तकनीक का इस्तेमाल करके उसे निगल लिया था। स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्परर मारा गया। दूर खड़े अन्य साधक भी देखकर कांपने लगे। वो ये काम था जो सिर विहीन राक्षस भी नहीं कर पाया था, लेकिन समर ने कर दिया था। वहीं उधर इस समर की खूनी निगाहें बचे हुए दो एम्परर्स की तरफ मुड़ी। स्काई व्यू रचना एम्परर ने हताश में चिल्लाकर कहा, स्काई सांप ब्लड लाइन टोटम। और उसने अपनी ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट कर दिया था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। समर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बहुत खूब, बस अब इसी की कमी थी। और उसने तुरंत अपना चिल्लाकर भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। समर के सिर के ऊपर एक विशाल काला भंवर बन गया। उसने स्काई सांप को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। विशाल सांप चीखा, लेकिन भंवर की पावर के आगे वो बेबस था। कुछ ही पलों में समर ने पूरे ब्लड लाइन टोटम को निकल लिया। इस नई एनर्जी के समर के भीतर विस्फोट कर दिया। उसके स्पिरिचुअल नाभिक पर तीसरा निशान उभर आया। समर ने युद्ध के बीच में ही आत्म रॉयल किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज में प्रवेश कर लिया था और उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। स्काई व्यूरोचना एम्परर अब समझ गया था कि खेल खत्म हो चुका है। उसका राजदंड टूटा हुआ था, झंडे नष्ट हो चुके थे और ब्लड लाइन टोटम पावर छिन चुकी थी। वो समर के सामने एक निहत्थे बच्चे जैसा था। समर ने भाला ऊपर उठाया। काले कोहरे और शैतानी एनर्जी से घिरा वो मौत का देवता लग रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। बिजली की स्पीड से भाला चला। स्काई व्यू रचना एम्परर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाला उसके दिल को भेद कर निकल गया। एक दर्दनाक चीख के साथ उसका शरीर दो टुकड़ों में बट गया। उसकी भी आत्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन समर की दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं छिप सकता था। उसने हवा में हाथ बढ़ाकर आत्मा को पकड़ लिया और अपने स्पिरिचुअल शेयर को खिला दिया। लगातार दो एम्परर्स की आत्माएं और ब्लड लाइन टोटम पावर को सोखने के बाद समर का मस्तिष्क एनर्जी से गूंज रहा था। उसने आकाश की तरफ मुंह करके एक भीषण गर्जना की, जिसे आसपास की चट्टानें और हवा कांप उठी। अब सिर्फ राजनाथ बचा था, जो अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख रहा था। जैसे स्काई व्यू रचना एम्परर और स्पिरिचुअल टेलिस्मान एम्परर के शरीर और आत्माएं नष्ट हुई, राजनाथ का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो समझ गया था कि उसके सामने खड़ा युवक कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक दानव है। एक ऐसा दानव जो सिर विहीन राक्षस सब से भी ज्यादा भयानक था। उसके दो साथी जो पावर में उसके बराबर थे, अब खत्म हो चुके थे। राजनाथ ने लड़ने का विचार त्याग दिया। उसके मन में एक ही धुन थी, भागो। वो मुड़ा और अपनी लाइफ पावर को जलाते हुए बेतहाशा दौड़ने लगा। समर ने भाग कर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग पाओगे? उसने अपना आकाश भेदी भाला हवा में लहराया, पूरी ताकत से फेंक दिया। बिजली की तरह भाला हवा को चीरता हुआ राजनाथ की पीठ की तरफ बढ़ा और उसका निशाना राजनाथ का दिल था। पीछे से आती मौत की आहट और जानलेवा इरादे को महसूस कर राजनाथ का हौसला पस्त हो गया। घबराहट में उसने अपने बगल में दौड़ रहे नगर वॉइस लीडर को पकड़ा और ढाल की तरह अपने पीछे फेंक दिया। वॉइस लीडर ने चिल्लाकर कहा, हाइनेस, मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज में विश्वासघात का डर था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समर का भाला वॉइस लीडर के सिर को भेदता हुआ निकल गया और उसे जमीन पर पटक दिया। समर ने पवन पंखों के साथ वहां पर पहुंचकर वॉइस लीडर की लाश को भाला खींचकर कहा, जिस एम्परर का तुम पीछा कर रहे थे वही तुम्हारी मौत का कारण बना ना? मुझे क्या अब नर्क में जाओ? उसने एक ही वार में वॉइस लीडर को मार दिया। मरते समय वॉइस लीडर के मन में समर के लिए नहीं, बल्कि राजनाथ के लिए घृणा थी। राजनाथ की इस क्रूरता को देखकर बाकी बचे आत्मसाधक भी डर गए। अगर वो अपने वफादार सेवक की बलि दे सकता है तो उनका क्या होगा? वहीं समर की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने भागते हुए राजनाथ को देखा और चिल्लाकर कहा, मेरे स्पिरिचुअल हमले से बचकर दिखाओ। और उसने चार गर्जना वाले बिजली के शेर को एक्टिवेट कर दिया। समर ने अपनी नई आत्म रॉयल किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज की पावर का इस्तेमाल किया और चार स्पिरिचुअल शेर प्रकट हो गए, जो बिजली और गरज से बने थे।
बिजली की गति से उड़ते हुए ये शेर राजनाथ के सिर में घुस गए। राजनाथ एक दबी हुई चीख के साथ हवा में सीधे जमीन पर आ गिरा। उसका शरीर बाहर से सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब जीवन नहीं बचा था। और उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, सब कुछ उन शेरों ने खा लिया। अब रॉयल किंगडम लेवल की लिस्ट में 150 में शामिल राजनाथ सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया था। समर ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपनी ज्वाला उत्पन्न की और राजनाथ के शव को जलाकर राख कर दिया। उसको जलाने से पहले उसने तीनों एम्परर्स की स्टोरेज रिंग भी निकाल ली। तभी एक साथ कई लोग घुटने टेकने की आवाज आई। समर ने मुड़कर देखा। मेट्रोइड राजवंश का चीफ कमांडर और उसके पीछे सभी आत्मसाधक समर के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। समर अब उनके लिए देवता बन चुका था। साधकों ने समर के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज हमें मत मारो, हमें राजनाथ और बाकी एम्परर्स ने तुम्हारे खिलाफ जाने पर मजबूर किया था। लेकिन समर की आंखों में सहानुभूति की कोई जगह नहीं थी। उसने क्रूरता से कहा, दुर्भाग्यवश तुमने गलत लीडर का अनुसरण किया। कमजोर बलवान का शिकार होता है, और यही इस दुनिया का लोभ है। समर ने अपनी उंगली उठाई, नीली रोशनी की रेखाएं निकाली और उन सभी साधकों के माथे को भेद गई। वो तुरंत मर गई। हालांकि समर ने उनकी आत्माओं को नष्ट नहीं किया ताकि वो पुनर्जन्म ले सके, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी जीवित था, चीफ कमांडर। समर उसके पास गया और शांत स्वर में बोला, घुटने टेकना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। समर की बात सुनकर चीफ कमांडर हैरान रह गया। उसे अपनी मौत का इंतजार था। तभी समर ने आगे कहा, मैं कोई शैतानी हत्यारा नहीं हूं। वे मेरे दुश्मन थे, इसलिए मारे गए, लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। तुमने मुझे कमजोर समझकर धमकाया नहीं, मेरी मदद भी की थी। समर ने उसे कुछ रॉयल लेवल की औषधियां देकर कहा, तुम घायल हो, इन्हें लो और ठीक हो जाओ। सूर्य मिस्टिक किंगडम में जिंदा रहने के लिए तुम्हें इनकी जरूरत होगी। चीफ कमांडर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जानता था कि समर ने उसे एक नया जीवन दे दिया है। तभी आसमान का मिजाज बदल गया। धूप से चमकता सूर्य मिस्टिक किंगडम अचानक काले बादलों से ढक गया। जहां हमेशा दो सूरज और भीषण गर्मी थी, अब वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली कड़कड़ाने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। समर गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसके साथ जिया सलोनी, स्काई शैडो एम्पर और अन्य लोग भी बाहर आ गए थे। तभी समर ने सलोनी से पूछा, क्या सूर्य मिस्टिक किंगडम में बारिश होती है? उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सलोनी ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। मैंने ऐसी बारिश के बारे में कभी नहीं सुना। समर का भी दिल बैठ गया था। यह बदलाव सामान्य नहीं था। उसने तुरंत कियारा की चिंता सताने लगी। अब वो पावरफुल था, रॉयल किंगडम के तीसरे स्टेज का फाइटर। वो उसे सुरक्षित रख सकता था। उसने तय किया कि बारिश रुकते ही वो उसे खोजने के लिए निकलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कियारा पहले से ही मौत के मुंह में खड़ी थी। दूर एक विशाल घाटी में डार्क आई सेक्ट के मास्टर कियारा और सेक्ट मास्टर विक्रांत एक भयानक मुसीबत में फंसे थे। उनके सामने एक पहाड़ जैसा विशाल 4 आंखों वाला राक्षसी सांप खड़ा था। ये सांप हजारों फीट लंबा था। उसके शल्क लोहे के जैसे काले और कठोर थे। वो आत्म रॉयल किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज का फाइटर था। डार्क आई सेक्ट की मास्टर, जो सिर्फ आत्म रॉयल किंगडम लेवल के पहले स्टेज की फाइटर थी, उसके सामने चींटी के समान थी। कियारा, जो अभी रॉयल लेवल में एंटर होने की कगार पर थी, वो भी असहाय थी। सांप ने घाटी में दोनों रास्तों को और अपना शरीर से बंद कर दिया। उसने क्रूरता से हंसकर कहा, घृणित इंसान हो, तुमने मेरी नींद में खलल डाला। आज मैं तुम सबको खा जाऊंगा। उसकी ये धमकी सुनकर कियारा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वो यहाँ समर को ढूंढने आई थी, मरने के लिए नहीं। उसने अपनी मास्टर से पूछा, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? सेक्ट मास्टर ने कांप कर कहा, कियारा, तुम विक्रांत को लेकर भागो, मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ। लेकिन आगे से कियारा ने कहा, नहीं मास्टर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर भावुक हो गई। लेकिन उन्होंने कियारा को जाने के लिए धक्का देकर कहा, कियारा मूर्ख मत बनो, जाओ यहाँ से। और ये कहकर उसने एक चांदी की तलवार से विशाल हमला किया। लेकिन सांप की मोटी चमड़ी पर खरोच नहीं आई। आगे से सांप ने ताना मारकर कहा, हो तुम मुझे हराने का सपना देख रही हो, लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये कहकर सांप ने अपना मुंह खोला और काली लपटों का एक विशाल झोंका उगल दिया। घाटी में मौजूद अन्य स्टूडेंट्स और एल्डर, जो सेक्ट का गौरव थे, पलक झपकते ही राख में बदल गए। उनकी आत्माएं तक जल चुकी थी। अब वहां सिर्फ सेक्ट प्रमुख कियारा और विक्रांत बचे थे। विक्रांत डर के मारे अपनी मां के पीछे छिपा था। वहीं कियारा की आंखों में डबडबाना। इस पल उसे समर की याद आने लगी। तभी अचानक सांप की चारों आंखें चमक उठी। उसकी नजर कियारा पर टिक गई।
उसने कियारा के भीतर छिपी हुई आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम की गंध को महसूस कर लिया था। उसने कियारा की तरफ देखकर कहा, ए लड़की, मुझे तुम्हारा ब्लड लाइन टोटम पसंद है। बस मेरी बात मानो और मुझे तुम्हें निगलने दो, इससे मैं पावरफुल बन जाऊंगा। सांप की आवाज में लालच टपकने लगा था। उसकी यह बात सुनकर कियारा सिहर उठी। उसका सबसे बड़ा राज आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम खुल चुका था। तभी मूसलाधार बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच कियारा अचानक शांत हो गई। वो मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और ये ज्ञान की चमक थी। सेक्ट मास्टर ने जब ये देखा तो तुरंत पहचान लिया कि क्या हो रहा है। वो समझ गए कि कियारा को रॉयल लॉ की नॉलेज मिल रही है। जिंदगी और मौत के इस चरम क्षण में कियारा को रॉयल बनने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही थी। अगर वह सफल हो गई तो वो रॉयल बन जाएगी। सेक्ट मास्टर ने खुशी और चिंता के साथ कियारा के सामने ढाल बनकर खड़े होकर कहा, मैं इसे नहीं मरने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। वहीं सांप भी पूरी तरह बात समझ चुका था। वो कियारा को रॉयल बनने का मौका नहीं दे सकता था। उसने अपने विशाल सिंगों से बिजली को दूर धकेला और कियारा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी सेक्ट मास्टर ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। और उसने अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाकर कहा, सिल्वर स्नोफ्लैक रॉयल लो। चांदी की बर्फ का एक विशाल तूफान सांप की तरफ बढ़ा, जिसे हवाओं में दरारें डाल गई। लेकिन आगे से सांप ने सिर्फ अपनी पूंछ हिलाई, उस तूफान को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। सांप ने उपहास करके कहा, कमजोर हो तुम। उसकी पूंछ अब सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ी। वो बाधा को खत्म करना चाहता था ताकि कियारा को निगल सके। सांप का हमला इतना भीषण था, पहाड़ टूटकर गिरने लगे। सेक्ट मास्टर जानती थी यह उसका अंत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटी। उसके पीछे खड़ी कियारा बारिश और बिजली के बीच अपनी साधना की अंतिम स्टेज में थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसके मास्टर उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलाधार बारिश के बीच चार आंखों वाले राक्षसी सांप ने दया की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसने अपनी विशाल पूंछ को हवा में लहराया, सेक्ट मास्टर की चांदी की लंबी तलवार पर पूरी ताकत से दे मारा। वो रॉयल लेवल का खजाना कांच की तरह चकनाचूर हो गया। तलवार के टुकड़ों को बिखरते ही सांप की पूंछ ने सेक्ट मास्टर के शरीर पर सीधा प्रहार कर दिया। वो एक टूटी हुई गुड़िया की तरह हजारों फीट दूर जा गिरी, चट्टानों से जा टकराई। उसकी पसलियां टूट गई, मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा। जमीन पर पड़े सेक्ट मास्टर की आंखों में निराशा थी। एक रॉयल किंगडम लेवल के पहले स्टेज पर होने के बावजूद वो उस तीसरे लेवल के राक्षस के सामने एक चींटी के समान थी। तभी सांप ने क्रूरता से व्यंग करके कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ये कहकर उसने सेक्ट मास्टर को मारने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। काली लपटों का एक गुबार उगला। ये लपटें इतनी गर्म थी कि बारिश की बूंदें भी भाप बन गई थी। उसको देखकर विक्रांत ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, प्लीज मेरी मां को मत मारो। ये कहते हुए उसने सांप को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारा, लेकिन काली आग ने उसे मच्छर की तरह उड़ा दिया। विक्रांत को मारने के बाद सांप ने फिर आग को सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ा दिया। वहीं मौत को अपने करीब आता देखकर सेक्ट मास्टर ने अपनी आखिरी नजर अपनी स्टूडेंट्स कियारा पर डाली। उसे उम्मीद थी कि कियारा किसी तरह बच निकले, लेकिन कियारा भाग नहीं रही थी। और बारिश और तूफान के बीच मूर्तिवत खड़ी थी। इस प्रलयंकारी मौसम ने कियारा के भीतर कुछ जगा दिया था। उसके शरीर में दौड़ रहा आइस फिनिक्स का एंशियंट ब्लड उबलने लगा। उसने प्रकृति के चक्र को समझा। बारिश से पानी, पानी से बर्फ और बर्फ से हिम। उसने अराजक आइस रॉयल लॉ की झलक पकड़ ली थी। इसके बाद कियारा ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी पुतलियों में बर्फीले घरों की परछाई थी। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई और चिल्लाकर कहा, अराजक आइस और स्नो रॉयल लॉ। उसकी उंगली से एक व्हाइट प्रकाश निकला जो बर्फ के स्तंभ में बदल गया। उसने उस काली आग को बीच में रोक दिया था। कियारा हवा के झोंके की तरह अपने मास्टर के पास पहुंचे और उन्हें सहारा देकर पूछा, मास्टर क्या आप ठीक हैं? सेक्ट मास्टर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जिस रॉयल लॉ को समझने के लिए उसे 300 साल लगे, कियारा ने उसे कुछ पलों में समझ लिया। वो भी इतना पावरफुल कि उसने उस राक्षस की आग को जमा दिया। वो इस बात के लिए खुश होना चाहती थी, लेकिन यह जश्न मनाने का समय नहीं था। उनका दुश्मन चार आंखों वाला सांप अपनी आग को बुझता देखकर क्रोध से पागल हो चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लानत है लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एक छोटा सा रॉयल लॉ मुझे रोक पाएगा? ये कहकर उसने फिर से उस पर हमला कर दिया। सांप ने एक बार फिर एक साथ दर्जनें काली लपटें छोड़ दी, जो चारों दिशाओं में कियारा और उसके मास्टर को घेरने के लिए आगे बढ़ चुकी थी।
तभी कियारा ने अपने मास्टर को पीछे छिपाया और अपनी पूरी फिनिक्स पावर को एक्टिवेट कर दिया। तापमान शून्य से नीचे गिर गया। हवा में तैरते हुए बारिश के कतरे घातक बर्फ के टुकड़ों में बदल गई। कियारा ने अपनी उंगली से इशारा किया। अराजक बर्फ के टुकड़ों ने उन काली लपटों को घेर लिया और धमाकों के साथ नष्ट कर दिया। लेकिन इस प्रयास ने कियारा को निचोड़ दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पैर कांपने लगे थे और उसकी पावर अभी भी कम थी। तभी सेक्ट मास्टर ने कियारा से रिक्वेस्ट करके कहा, कियारा भाग जाओ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम्हें मेरे साथ यहाँ मरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कियारा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मास्टर, आपने मुझे बचाया। मैं आपको ऐसे मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो दोनों आपस में बहस कर रही थी। तभी सांप ने कियारा की थकान को भांप लिया। उसने हल्के से हंसकर कहा, अब जब तुम में कोई पावर नहीं बची तो तुम मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने अपना विशाल मुंह खोलकर कियारा को निगलने के लिए झटका। उसको अपनी तरफ आता देखकर कियारा की आंखों में भय आ गया। इस अंतिम क्षण में उसे सिर्फ समर की याद आ रही थी। उसने मन ही मन में समर को याद करके कहा, काश तुम यहाँ होते, मेरे पास, अपने कियारा के पास। समर को याद करते ही वो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। ठीक उसी पल आकाश से नीली रोशनी की एक किरण तेज स्पीड से नीचे आई। रोशनी सीधे सांप के मुंह पर लगी और उसके दांत को चकनाचूर कर दिया। सांप दर्द से बिलखिलाता हुआ पीछे हटा। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? किसने मुझ पर छुपकर हमला करने की हिम्मत की? सामने आओ। तभी बादलों के बीच से एक युवक नीचे उतरा। वो बहुत अट्रैक्टिव था और नीले ड्रैगन चोगे में लिपटा हुआ था। उसके पीछे दो पावरफुल एल्डर खड़े थे। उसके कपड़ों पर बारिश की एक बूंद भी नहीं टिक रही थी। यह पवन ईगल हाई लेवल राजवंश का प्रिंस शुभराज था। शुभराज की नजर कियारा पर पड़ी। उसने हजारों सुंदरियां देखी थी, लेकिन कियारा जैसी कोई नहीं थी। उसने कियारा के भीतर छिपी दिव्य आभा को भी महसूस कर लिया था। उसने कियारा की तरफ देखकर मुस्कुराकर घमंड से कहा, ब्यूटी, मेरा नाम शुभराज है। आपसे मिलकर खुशी हुई। कियारा ने उसे देखा और निराश हो गई, क्योंकि वो समर नहीं था। कियारा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वहीं शुभराज की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे कियारा की यादा पसंद आई, लेकिन सांप को इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सांप ने दहाड़ कर कहा, मनुष्य, तुम मुझे इग्नोर करके मेरे भोजन से बात कर रहे हो? उसकी बात सुनकर शुभराज ने लापरवाही से कहा, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, जो कि तुम मौत मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह कहकर वो सांप को घूरने लगा। तभी आगे से सांप ने फिर से अपनी सबसे घातक काली उंगली, और शुभराज अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और उस भयानक आग को नंगे हाथों से पकड़कर मसल दिया, जैसे कोई माचिस की तिल्ली हो। ये देखकर सांप की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी विशाल पूंछ से हमला किया, जो पहाड़ तोड़ने की ताकत रखती थी। आगे से शुभराज ने बस अपनी एक उंगली की पूंछ में एक विशाल छेद कर दिया। दर्द से पागल होकर सांप ने अपनी चारों आंखें खोल ली और चिल्लाकर बोला, चार आंखों की महापावर। उसने इतना ही कहा था, विनाशकारी काली किरणें शुभराज की तरफ बढ़ने लगी। तभी शुभराज ने ऊब कर अपनी उंगली से नीली किरणें छोड़ी। न सिर्फ उसने सांप के हमले को नष्ट किया, बल्कि चार स्टीक वार उसके चारों आंखों को फोड़ दिया। शुभराज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होती है। शिवराज ने हवा में पंच मारा। एक 40,000 फीट की विशाल पंच छाया बनी। उसने सांप के शरीर को मांस और खून के बारिश में बदल दिया। एक ही वार में आत्म रॉयल किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज का सांप इतिहास बन गया था। चारों तरफ शांति फैल गई। डार्क आइस सेक्ट के सेक्ट मास्टर और विक्रांत शुभराज को एक रक्षक के रूप में देख रहे थे। तभी शुभराज ने एक विशाल स्पिरिचुअल बोट निकाली और मुस्कुराकर कियारा से कहा, ब्यूटी, तुम सभी घायल हो, मेरे जहाज पर आओ, मैं तुम लोगों को इलाज करवा दूंगा। कियारा मना करना चाहती थी, लेकिन उसके मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जहाज पर ले गई। वो जानती थी कि जिंदा रहने के लिए एकमात्र तरीका है। कियारा भारी मन से उस अजनबी के साथ चली गई। दूसरी तरफ उधर तूफान थम चुका था। समर और उसके साथी गुफा से बाहर निकल चुके थे। समर का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, जैसे उसका कोई अपना दूर जा रहा हो। उसने वेस्ट की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहा, दोस्तों, हम वेस्ट घाटी में जा रहे हैं, अभी के अभी। उसकी बात सुनकर सलोनी घबरा गई। उसने भौहें सिकोड़ कर कहा, लेकिन समर, वहां तो एक चार आंखों वाला रॉयल सांप रहता है। समर ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उसे एक पंच में मार सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि कियारा वहां खतरे में है। समर ने तुरंत राजनाथ से छीनी हुई रॉयल लेवल की नौका निकाली। उसने अपनी पावर और एनर्जी पत्थर डालकर उसके फुल स्पीड से उड़ा दिया और अपने साथियों से चिल्लाकर बोला, जल्दी करो, ये सुस्ती छोड़ दो।
जिया, सलोनी, स्काई शैडो एम्परर, बाकी सब हैरान थे। उन्होंने समर को इतना विचलित और क्रोधित कभी नहीं देखा था। वो तुरंत नौका पर चढ़ गए। तभी जिया ने समर को धीरे से पूछा, समर, क्या बात है? तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? समर ने घाटी की दिशा में देखकर कहा, मेरी छठी इंद्री कह रही है कि कियारा वहां है, और वो भी मुसीबत में। इसके बाद उनकी स्पिरिचुअल नौका एक नीले मेट्रोइड की तरह आकाश को चीरती हुई वेस्ट घाटी की तरफ उड़ चली। लेकिन 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्हें 2 घंटे लगने वाले थे। घाटी पर पहुंचते ही समर का दिल बैठ गया। दृश्य भयावह था। घाटी के दोनों तरफ खड़े हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ ढह चुके थे, मानो यहाँ कोई प्रलय आई हो। यह दृश्य देखते ही कियारा की सुरक्षा की चिंता ने समर के मन को जकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी एक्सरे दृष्टि एक्टिवेट की और मलबे के ढेर को स्कैन करना शुरू कर दिया। अचानक दूर एक चट्टान पर फंसे कपड़ों में एक टुकड़े का उसका ध्यान खींचा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने अपने जहाज से छलांग लगाई और सीधे उस चट्टान पर उतरा। कांपते हाथों से उसने वो चीथड़ा उठाया। ये कियारा के ड्रेस का कपड़े का टुकड़ा था। वही ड्रेस जो उसने पृथ्वी से आने से पहले उसे गिफ्ट में दी थी। कपड़े पर लगे खून के धब्बों ने उसकी रूह कपा दी थी। समर ने चिल्लाकर कहा, कियारा, कियारा। समर की आवाज घाटे में गूंजने लगी, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। कुछ और तलाशने पर उसे खून से सने कपड़ों का एक और टुकड़ा मिला। समर की आंखों में भयानक चमक आ गई। क्रोध और हताशा से उसने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। सामने बिखरे मलबे के पहाड़ पर दे मारी। एक ही प्रहार से चट्टानें बिखर गई और रास्ता साफ हो गया। पीछे खड़े स्काई शैडो एम्परर, अन्य टीम मेंबर उनकी ये पावर देखकर भयभीत थे। तभी मलबा हटते ही घाटी के तल पर एक विशालकाय शव दिखाई दिया। 4 आंखों वाला राक्षसी सांप। वो 10,000 फीट लंबा था। उसके काले शल्क किसी टैंक जितने बड़े थे, और वो मर चुका था। समर का दिमाग सुन्न हो गया। क्या इसी राक्षस ने कियारा को? क्रोध ने उसे घेर लिया। वो मौत का देवता लग रहा था। वो उस मृत सांप पर झपटा और अपना आकाश भेदी भाला निकाला। राक्षस का पेट चीर दिया। उसने आंतों को बाहर निकाला और पागलों की तरह ढूंढा। पेट खाली था। कियारा उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। ये देखते ही समर ने राहत की एक गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि किसी पावरफुल साधक ने इस सांप को मारा, और शायद वो कियारा को अपने साथ ले गया। तभी जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, समर, चिंता मत करो। कियारा भाग्यशाली है। वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। समर ने खुद को संभाला और सलोनी को बुलाकर पूछा, जूनियर मिस, क्या तुम मेन भूमि की पावर से परिचित हो? यहाँ आकर देखो, इस सांप की आंखों में बने 4 छेदों का मतलब क्या है? सलोनी ने शव का निरीक्षण किया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने समर को उसके बारे में बताकर कहा, ये ब्लू विंड स्पिरिचुअल फिंगर तकनीक है। ये पवन ईगल हाई लेवल राजवंश की रॉयल तकनीक है। अगर मैं गलत नहीं तो ये उनके प्रिंस शुभराज का काम होगा। उसके बाद सुनकर समर का माथा ठनक गया। विंड ईगल राजवंश क्रिम्सन फायर महाद्वीप की टॉप पावर्स में से एक था। उसका प्रिंस आत्म रॉयल किंगडम के टॉप 100 में शामिल था, जो समर से भी एक लेवल ऊपर का था। समर की चिंता बढ़ गई। रॉयल लेवल प्रिंस अयाश होते हैं, और समर जानता था कि अगर उस प्रिंस ने कियारा की सुंदरता और उसके आइस फिंक्स ब्लड लाइन को पहचान लिया तो कियारा मुसीबत में पड़ जाएगी। उसने काले पिल्ले की तरफ देखकर कहा, पिल्ले, अपनी नाक का इस्तेमाल करो। देखो क्या तुम कियारा को सूंघ सकते हो? काला पिल्ला, जो कियारा को बहुत मानता था, तुरंत काम पर लग गया और उसने एंसियट पावर का इस्तेमाल किया। आधे घंटे के बाद उसने निराश होकर कहा, समर, मैं उसे नहीं सूंघ पा रहा। उसकी बात सुनकर समर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जमीन पर एक और जोरदार मुक्का मारा, जिसे घाटे में एक विशाल गड्ढा बन गया। सांप का शव उसमें दफन हो गया था। हताश होकर समर ने सलोनी से कहा, सलोनी, पूरे सूर्य मिस्ट किंगडम में एक सूचना जारी करो। जो कोई भी मुझे कियारा के ठिकाने की खबर देगा, उसे मैं रॉयल लेवल की साधना तकनीक 10 रॉयल लेवल के स्पिरिचुअल अमृत इनाम में दूंगा। उसकी बात सुनकर सलोनी हैरान रह गई। 10 रॉयल लेवल के स्पिरिचुअल अमृत, ये पागलपन भरा इनाम था। लेकिन वह समर की भावनाओं को समझती थी। उसने तुरंत रॉकेट ट्रांसमीटर और संदेश वाहक पक्षियों के जरिए ये खबर चारों दिशाओं में फैला दी। वहीं जिया ने समर के पास जाकर पूछा, समर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? समर ने वेस्ट की तरफ इशारा करके कहा, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वो वेस्ट में गई है। हम पैदल चलेंगे ताकि रास्ते में मिलने वाले साधकों से पूछताछ कर सकें। इसके बाद वो वेस्ट की तरफ बढ़े। रास्ता घने जंगलों और एंशिएंट पेड़ों से भरा था। झाड़ियों में छिपे जहरीले कीड़े, सांप और राक्षस उन पर हमला करने लगे। समर का मूड खराब था। जो भी जानवर उसके रास्ते में आया उसने बेरहमी से काट डाला। तभी उनके पीछे चल रहे काले, पीले और आकाश बख्शी सांप भी डर के मारे चुप थे। समर के पीछे किलिंग इंटेंट एक काले स्तंभ की तरह चल रहा था।
उसने रास्ते में लूटपाट की कोशिश करने वाले कई साधकों को मौत के घाट उतार दिया। तभी जिया ने सलोनी से धीरे से कहा, समर बहुत ज्यादा हिंसा कर रहा है, उसे एनर्जी विचलन हो सकता है। सलोनी जिसने पहली बार जिया से बातचीत की, उसने पूछा, तुम उसे बेहतर जानती हो, वो उस लड़की के लिए इतना पागल क्यों है? जिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सलोनी, तुम कियारा को नहीं जानती, वो समर की धर्म पत्नी है। उसके दिल में कियारा भगवान की तरह है। मैं भी उसकी जगह नहीं ले सकती, तुम तो दूर की बात हो। सलोनी को जलन हुई, लेकिन साथ ही उसका अज्ञात कियारा के प्रति जिज्ञासा थी, जिसके प्रति समर दुनिया को जलाने के लिए तैयार था। लगभग 2000 किलोमीटर चलने के बाद समर को आगे लड़ाई की आवाज सुनाई दी। तभी जिया ने उसके पास आकर पूछा, क्या हमें रास्ता बदलना चाहिए? समर ने कहा, नहीं, हम सीधे जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो युद्ध के मैदान में पहुंचे। वहां एक लाल कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत महिला थी, पीच ब्लॉसम सी शैतान। वो घायल थी और उसकी बाह से खून टपक रहा था। उसके अधिकांश साथी मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर क्रूरता और हवस थी। वो संजीव था, जो वाटर शीत राजवंश का एम्परर और कुख्यात किलर था। समर तुरंत पहचान गया, जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तो वो कमजोर था। तब इसी पीच ब्लॉसम ने एक सराय में उसकी जान बचाई। उसे घायल देखकर समर की आंखों में खून उतर आया था। तभी पीच ब्लॉसम समर को देखकर हैरान रह गई। उसने हैरान होकर समर से कहा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। बताओ किस कमीने ने तुम्हें घायल किया, मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सामने खड़े संजीव ने हंसकर कहा, तुम सचमुच घमंडी हो बच्चे। मैं संजीव हूँ, वाटर शीत राजवंश का एम्परर। अगर अपनी जान प्यारी है तो घुटने टेक दो। संजीव ने समर के साथ खड़े इंद्रप्रस्थ एम्परर को पहचान लिया, इसलिए उसे लगा कि समर किसी छोटे राज्य का मामूली साधक है। वहीं समर ने संजीव को तिरस्कार भरी नजर से देखकर कहा, तुम्हारी हंसी मेरे कानों के लिए यातना है। तुम्हारी आवाज ऐसी लगती है कि किसी कुत्ते का गला काट दिया गया हो। इसलिए जाओ और अच्छे से बोलना सीख कर आओ वापिस। वहां मौजूद सब लोग ये बात सुनकर सन रह गए। एक मिडल राजवंश के एम्परर का ऐसा अपमान। वो सोच रहे थे कि अब समर को कोई नहीं बचा सकता। वहीं समर की बात सुनकर पीच ब्लॉसम भी घबरा गई। उसने समर की तरफ देखकर कहा, समर, ये संजीव है कि आत्म रॉयल लिस्ट में टॉप 150 फाइटरों में आता है। तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, भाग जाओ। लेकिन तभी आगे से समर ने उसकी चिंता को इग्नोर करके कहा, अरे ब्यूटी, ये आदमी पावरफुल होगा, लेकिन मेरी नजर में एक चींटी है। इसने तुम्हें चोट पहुंचाई, इसलिए आज ये मरेगा। उसको तो समर की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ गया। वहीं समर की यह बात सुनकर संजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुच्छ प्राणी। ये कहते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जल एलिमेंट की पावर छोड़ी। पानी की विशाल लहरें उसके चारों तरफ उड़ने लगी। तभी इधर समर की चिंता में बीच ब्लॉसम ने मदद के लिए स्काई शैडो एम्परर की तरफ देखकर कहा, सीनियर, प्लीज समर की मदद कीजिए। लेकिन आगे से स्काई शैडो एम्परर ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा, चिंता मत करो पीच ब्लॉसम, संजीव तो बस एक जोकर है। समर उसे एक ही पंच में मार डालेगा। उसकी बात सुनकर पीच ब्लॉसम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बुरी तरह से चौंक कर कहा, क्या एक ही पंच? उसने स्काई शैडो एम्परर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर संजीव और उसके साथी भी पागलों की तरह हंसने लगे। संजीव के साथियों ने स्काई शैडो एम्परर का मजाक उड़ाकर कहा, अरे ये बूढ़ा सठिया गया है। एक आत्म रॉयल किंगडम लेवल के पहले स्टेज का साधक हमारे 3 स्टेज के एम्परर को पंच मारेगा और वो मरेगा? क्या मजाक है ये? वे समर और उसके साथियों को मूर्ख समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन समर का चेहरा शांत था। उसने संजीव की आंखों में देखा और बहुत ही शांत बर्फीले स्वर में कहा, हंस लो जितना हंसना है। आज मैं तुम्हारे आदमियों की भविष्यवाणी सच करूंगा। मैं तुम्हें वास्तव में एक ही पंच में मारूंगा। संजीव की हंसी और तेज हो गई। उसके पास रॉयल लेवल का कवच था, पावरफुल तकनीकें थी। एक चींटी उसे कैसे मार सकती थी? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये युवक साक्षात मौत का देवता है। संजीव की हंसी घाटी में गूंज रही थी। न सिर्फ वो, बल्कि वहां मौजूद दर्जनों आत्म साधक, रक्षक और एल्डर समर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखने लगे। उनकी फाइट की आवाजें सुनकर आसपास के एरिया में 100 अधिक आत्म साधक तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने संजीव को पहचान लिया, एक मिडल लेवल के राजवंश का एम्परर और आत्म रॉयल लिस्ट के 150 के स्थान पर रहने वाला मास्टर। दूसरी तरफ समर की प्रसिद्धि सिर्फ इंद्रप्रस्थ तक सीमित थी। बाहरी दुनिया में उसे अब तक कोई जानता नहीं था।
तभी पीच ब्लॉसम सी शैतान के बचे हुए सब ऑर्डिनेट ने फुसफुसाकर अपने मास्टर से पूछा, मास्टर, मास्टर, क्या आपको सच में लगता है कि आदमी संजीव को एक मंच में मार सकता है? हमें तो यह असंभव लगता है मास्टर। पीच ब्लॉसम ने अनिश्चितता से सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, स्काई शैडो एम्परर के भरोसे को देखकर शायद उनके पास कोई जरूर रास्ता होगा। वहीं भीड़ की हंसी और तानों पर समर का कोई असर नहीं हुआ। वो शांत खड़ा था जैसे तूफान के पहले का सन्नाटा। उसकी निगाहें संजीव पर टिकी थी। समर ने शांत भाव से संजीव को देखकर कहा, अपनी पूरी ताकत से वार करो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। इस अपमान ने संजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक आत्म रॉयल किंगडम लेवल के तीसरे स्टेज के फाइटर को इतनी तुच्छता से देखा जाना उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने नरमी का दिखावा छोड़कर चिल्लाकर कहा, जल शीत स्पिरिचुअल फेस्ट। एक जोरदार दहाड़ के साथ संजीव ने हमला किया। उसके सामने 1000 मील आकार का सफेद पानी की फिस्ट बन गई। इसमें हिंसक एनर्जी थी जिसने वातावरण में दरारें डाल दी। डायमेंशंस मलबे से पीड़ादायक चीखें आने लगी। ये सब देखकर भीड़ दंग रह गई थी। यह संजीव का सबसे घातक हमला था। कई सेक्ट इसी पंच से मिटा दिए गए थे, लेकिन समर अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो उस विशाल पंच को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बच्चा खिलौने को देखता है। अचानक समर ने दहाड़ कर कहा, दिव्य ड्रैगन फीस्ट। इसी के साथ दाहिनी इंडेक्स में मौजूद ड्रैगन बॉल और ब्लड ने मिलकर ड्रैगन स्केल बनाया। जैसे ही समर ने पंच मारा, उसके सामने एक ब्लैक होल बन गया जिसने हवा को सोख लिया। उस पंच से एक गोल्डन दिव्य ड्रैगन की छाया निकली जिसकी एनर्जी ने पूरी दुनिया का दम घोट दिया। आकाश अंधकार में हो गया और चारों तरफ तूफान उठ खड़ा हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ दिव्य ड्रैगन फिस्ट ने संजीव की जल फिस्ट को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। वो उसके बाद भी नहीं रुकी। उसने अतुलनीय बल के साथ संजीव के शरीर पर वार कर दिया। एक ही पल में आत्म रॉयल लिस्ट की टॉप 150 रैंक वाला मास्टर संजीव मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। उसकी दर्दनाक मौत हो ही चुकी थी। वहीं ये सब देखकर आसपास की भीड़ में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनमें से एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, अरे क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने एक ही वार में संजीव को मार डाला। दूसरी तरफ संजीव के सब ऑर्डिनेट्स भय से कांपने लगे। उनका अजय एम्परर एक तरबूज की तरह फूट गया। तभी संजीव के अश्रु से एक क्रोधित आवाज आई। उसने चिल्लाकर कहा, ओह, मैं गुस्से में हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे फोड़ने की? यह कहकर एक नवजात आत्मा बाहर निकली। वो फेस्ट के आकार की थी और समर को घृणा से देख रही थी, लेकिन समर ने उसको कोई मौका ही नहीं दिया। पलक झपकते ही आत्मा के पास पहुंचा और उसने अपने उसे हाथों में जकड़ लिया। अब संजीव को असली डर का एहसास था। उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी समर की मुट्ठी में थी। उसने समर को धमकी देकर कहा, बेहतर होगा कि मुझे जाने दो। मेरा चचेरा भाई स्पाइडर एम्परर है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसे लगा था कि समर अब उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन आगे से समर ने होंठ सिकोड़े और तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि टॉप लेवल के राजवंश मुझे डरा सकते हैं? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं आज तुम्हें पूरी तरह से मार डालूंगा। जब तुम्हारा चचेरा भाई आएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगा। समर ने अपना मुंह खोला और गोल्डन दाव बीज की एनर्जी की एक किरण थूकी। उसने संजीव की आत्मा को 2 टुकड़ों में काट दिया, फिर उसे निगल लिया। इसी के साथ संजीव का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। वहीं समर ने एक संतुष्ट डकार ली और उसकी हरकत देखकर भीड़ भय से पीछे हट गई। एक ही पंच में शरीर नष्ट करना और फिर आत्मा को खा जाना, ये युवक किसी शैतान से कम नहीं था। डर के मारे संजीव के सब ऑर्डिनेट भागने की कोशिश करने लगे। वहीं समर की आंखों में क्रूरता की चमक थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब यहीं रहो तो बेहतर होगा। 2000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक। और उसने 2000 के एरिए पर एक काला प्रभाव मंडल फैला दिया। भयानक गुरुत्वाकर्षण ने भागते हुए दर्जनों आत्म साधकों को जमीन पर पटक दिया। समर ने हवा में पंच मारे अदृश्य पावर ने उन सभी के दिलों में छेद कर दिए। फिर उसने एनर्जी की किरण छोड़ी और उनकी आत्माओं को भी नष्ट कर दिया। अब मैदान बिल्कुल साफ हो चुका था। तभी समर ने भीड़ की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम सब भी मरना चाहते हो? उसकी बात सुनकर डर के मारे कांपते हुए तमाशा देखने आए सैकड़ों साधक अपनी जान बचाकर भागने लगे। इसके बाद समर पीच ब्लॉसम सी शैतान की तरफ मुड़ा। उसने उससे पूछा, ब्यूटी, क्या तुम इस अंत से खुश हो? पीच ब्लॉसम की आंखों में प्रशंसा और लालच था। वो समर के पास आए, उसने बाहां पकड़कर सहलाने लगी। उसने समर की तारीफ करके कहा, समर, तुम तो वाकई में कमाल हो। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरी रक्षा करना। और समर की पावर और उसकी दिव्य ड्रैगन एनर्जी से आकर्षित हो रही थी।
तभी समर ने उसके हाथ को झटक कर कहा, दूर रहो। जिया और सलोनी भी गुस्से में उस महिला को घूरने लगी। जिया ने अपनी परी तलवार की आभा छोड़ी, जिसने पीच ब्लॉसम की शैतानी आभा को दबा दिया। पीच ब्लॉसम हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा कि लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो गई। तभी समर ने उनके बीच में बोलकर कहा, लड़ना बंद करो, हमें कियारा को ढूंढना है। इसके बाद उसने संजीव की अंगूठी से मिले खजाने अमृत और अपने साथियों में बांट दिए। पीच ब्लॉसम को भी एक रॉयल लेवल का अमृत मिला, जिससे वो गदगद हो गई। खजाना बांटने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। समर का रास्ता खून से सरा था। जंगल में जो कोई भी जानवर रास्ता में उसके आता, समर उसे मार डालता। उसके शरीर के चारों तरफ एक घातक काला प्रभा मंडल बन गया था। ये एनर्जी विचलन का संकेत था। वहीं उसको देखते ही पीच ब्लॉसम ने मन ही मन में सोचकर कहा, यह लड़का उस लड़की कियारा के लिए पागल हो चुका है। अगर वो इसे न मिली तो ये पूरी दुनिया को जला देगा। उसके पीछे खड़ी सलोनी ने जिया से कहा, यह अच्छा नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। और उसकी आवाज में समर के लिए चिंता थी। आगे से जिया ने उदासी से मुस्कुराकर कहा, सलोनी तुम नहीं समझोगी, कियारा उसके लिए सब कुछ है। जिया को पृथ्वी से जानती थी कि उसको पता है कि कियारा समर की जिंदगी में क्या जगह रखती है। वहीं जिया की बात सुनकर सलोनी को जलन हुई, लेकिन साथ ही उसे अज्ञात कियारा के प्रति और जिज्ञासा बढ़ गई। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पल भर में 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल दृश्य उभर गया। ये शहर 3,000 फीट ऊंचा था, पूरी तरह से काले 9वें लेवल के मेट्रोइड पत्थरों से बना हुआ। यह एमराल्ड लेक सिटी से 3 गुना बड़ा भी था। समर की आंखें आश्चर्य में फैल गई। 9वें लेवल के मेट्रोइड ये पत्थर इतने पावरफुल थे कि खुद ही स्वर्गीय देवता की प्रोटेक्शन व्यू रचना बना लेते थे। आत्म रॉयल किंगडम के छठे स्टेज का फाइटर भी इसे जबरदस्ती से नहीं भेज सकता था। दीवारों से एक अजीब सी काली शैतानी एनर्जी निकल रही थी। समर ने भांप लिया कि यह शहर बेहद खतरनाक है। तभी जिया ने समर के पास आकर कहा, समर, शायद हमें शहर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कियारा वही हो। समर ने सिर हिलाकर उसकी सहमति जताकर कहा, हाँ, और हमें विंड ईगल राजवंश के बारे में जानकारी मिलेगी। वे शहर के एंट्री गेट की तरफ बढ़े। वहां हजारों आत्मसाधक की कतार लगी थी। कोई भी उड़कर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि शहर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें तुरंत मार गिराती। तभी समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से द्वार के ऊपर लिखे 3 विशाल अक्षरों को पढ़ा, 5 पॉइजन सिटी। नाम पढ़ते ही समर चौंक गया। इतना अशुभ नाम! शहर के अंदर निश्चित कोई कड़े खतरे छिपे होंगे, फिर भी लोग अंदर जाने के लिए बेताब थे। समर भी कतार में लग गया। उसके पीछे आगे 2 जुड़वा बहनें खड़ी थी। आगे वाली बहन लंबी थी और उसके लंबे बाल थे। चेहरा नाजुक था। उसके ठीक बगल वाली छोटी बहन के बाल छोटे थे। वो बड़ी प्यारी थी। उसके गालों पर हल्के तिल थे। वो आपस में कुछ बातें भी कर रही थी। वो शायद शहर के खतरों से अनजान थी। समर का ध्यान उन पर नहीं, बल्कि उस विशाल द्वार पर था, जो शायद उसे कियारा तक पहुंचा सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मौत की वो काली आभा अभी भी उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। तभी समर ने आगे खड़ी जुड़वा बहनों में से छोटे बालों वाली लड़की के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मुझे ये 5 पॉइजन सिटी बहुत खतरनाक लग रहा है। अंदर निश्चित रूप से जहरीले पदार्थ होंगे, फिर भी तुम अंदर क्यों जा रही हो? समर की बात सुनकर लड़की चौंक गई। जब उसने मुड़कर समर जैसा सुंदर युवक देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्मा कर कहा, क्या आप इस जगह के बारे में नहीं जानते? 5 पॉइजन सिटी इस पूरे इलाके में सबसे सेफ है। यहाँ 2 टॉप लेवल राजवंश शासन करते हैं। हमें यहाँ सामान इकट्ठा करना है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। तभी उसकी बड़ी बहन, जिसके बाल लंबे थे, उसने उसे खींच कर कहा, प्रीति, मैंने तुमसे कहा अजनबियों से बात मत करो। हमें जल्दी शहर में घुसना है, राक्षसी लहर आ रही है। और अपनी बहन को घूरने लगी। वही राक्षसी लहर का नाम सुनकर समर सतर्क हो गया। उसे एमराल्ड लेक सिटी से अनुभव पता था कि कितना खतरनाक होगा। उसने फिर से प्रीति का थपथपा कर पूछा, मिस प्रीति, क्या ये लहर बहुत बड़ी है? लोग कितने डरे हुए क्यों हैं? प्रीति उस समर पर लट्टू हो चुकी थी। उसने अपनी बहन को चेतावनी को इग्नोर कर दिया। समर की बात का जवाब देकर कहा, मैंने सुना है कि इस बार आत्म रॉयल किंगडम लेवल के छठे स्टेज का जानवर इसका नेतृत्व कर रहा है। उसके साथ 10 लाख सैनिक है, वो सबको मार रहे हैं। उसकी बात सुनकर समर सन्न रह गया। छठा स्टेज! वो समर से 3 लेवल ऊपर था। अगर वो बाहर रहता तो निश्चित मारा जाता। तभी प्रीति की बड़ी बहन ने उसको डांट कर कहा, प्रीति, मेरी बात सुनो। ये युवक समर है, उससे बात मत करो, वो एक शैतान है। मैंने उसे जंगल में शीत एम्परर को मारते देखा। उसने एक ही पंच में सबको मार डाला, वो उसकी आत्मा भी खा गया। उसकी बात सुनकर प्रीति भी समर से डर गई। समर ने उसकी बात सुनी। अब उसे समझ आया कि बड़ी बहन उससे इतनी नफरत क्यों कर रही थी। जब समर की बारी आई तो लालची राक्षस कप्तान ने कहा,
तुम्हारे साथ कुल 15 लोग हैं, इसलिए एंट्री के लिए तुम 15 रॉयल लेवल के अमृत देने पड़ेंगे। उसने काले पीले और आकाश पक्षी सांप को घेर लिया। समर बहस नहीं करना चाहता था, 15 पत्थर फेंक दिए और अंदर चला गया। तभी रक्षक कप्तान ने समर के साथ चल रहे चीफ कमांडर की पीठ को घूर कर सोचा, यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन भीड़ के कारण उसे इग्नोर कर दिया। समर ने अंदर जाकर देखा कि 5 सिटी पॉइजन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भव्य थी। एमराल्ड लेक सिटी से 3 गुना बड़ी चौड़ी सड़कें और आसमान छूते एंशिएंट पेड़। सड़कें 9वें लेवल के मेट्रेट पत्थर से बनी थी, जिन पर रॉयल ताबीज चमक रहे थे। सड़कों पर हर तरह के साधक से भरे हुए लोग थे, एंशिएंट और अनकन्वेंशनल। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए एक लाल कपड़ों वाला दुबला पतला आदमी सबके सामने आया। उसके शरीर से इतनी भयानक एनर्जी निकल रही थी, आसपास के लोग डर कर दूर हट गए। वहीं उसको देखते ही समर के पीछे चल रही पीच ब्लॉसम सी शैतान का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगी। उसको ऐसे कांपता देखकर समर ने पूछा, पीच ब्लॉसम, ये आदमी कौन है? तुम इतनी डर क्यों गई? पीच ब्लॉसम ने कांपते कर कहा, वो धीरज है, शैतान रैंकिंग लिस्ट में 10वें स्थान पर। वो चौथे स्टेज का फाइटर है। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। 10वां रैंक यानी वो काफी पावरफुल था, लेकिन वहीं धीरज की सुनने की पावर बड़ी तेज थी। उसने पीच ब्लॉसम को देख लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो मुस्कुराकर उसके पास आ गया। धीरज ने अपनी हवस भरी निगाहों से उसको घूर कर कहा, पीच ब्लॉसम सी शैतान, हमें मिले काफी समय हो गया। तुम्हारे बगल में खड़ा ये आदमी कमजोर है, इसके साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उसकी बात सुनकर पीच ब्लॉसम का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि धीरज क्या चाहता है। उसने बेबसी से समर की तरफ देखा। समर ने हल्के से मुस्कुराया। उसने पीच ब्लॉसम के गाल को हल्के से थपथपा कर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं देख सकता हूँ कि ये आदमी बुरा है। वहीं समर की बात सुनकर धीरज जोर से हंसा। उसने समर को कीड़े की तरह देखकर कहा, तुम मुझे रोकोगी क्या? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। उसके हिसाब से समर एक कमजोर मुर्गा था। तभी समर ने उसे सीधा चैलेंज करके कहा, अगर तुम इस खूबसूरत औरत को लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन शर्त यह है, अगर तुम मेरे एक पंच को झेल सकते हो तो मैं तुम्हें उसे लेकर जाने दूंगा। धीरज की हंसी अट्टहास में बदल गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, एक पंच? क्या तुम्हारे सिर पर किसी ने लात मारी है? मैं शैतान रैंकिंग लिस्ट का 10वां शैतान हूं और तुम मुझे सिर्फ एक पंच में हराना चाहते हो? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? वहीं उसकी आवाज सुनकर सैकड़ों आत्मसाधक तमाशा देखने जमा हो गए। भीड़ में एक नकाबपोश महिला भी थी, जिसके कपड़े राजसी थे और उसके पीछे एक पावरफुल तलवारबाज दासी खड़ी थी। यह एक हाई लेवल के राजवंश की प्रिंसेस थी, जो इस संघर्ष को दिलचस्पी से देख रही थी। भीड़ का शोर बढ़ गया, लेकिन समर शांत था। वहीं धीरज ने अपनी पावर बढ़ानी शुरू की। समर को धमकी देकर कहा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, घुटने टेको और माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें एक ही पंच में कुचल दूंगा। लेकिन उसकी धमकी से डरने के बजाय समर ने ऊब कर कहा, तुम औरतों की तरह शिकायत करते हो, जल्दी हमला करो। वो जानबूझकर धीरज को उकसा रहा था। वहीं इस अपमान ने धीरज का संयम तोड़ दिया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ब्लड दानव फिस्ट। उसने अपना पंच घुमाया और 40,000 विशाल खूनी लाल सी फिस्ट हवा में प्रकट हो गई। उसमें से उन हजारों लोगों का खून और आत्माएं थी जिन्होंने उन्हें मारा था। इसकी भयानक आभा ने दर्शकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन समर एक इंच भी नहीं हिला। जब वो खूनी फिस्ट उसके पास आ गई, तब उसने अपनी चाल चली। उसने एक साथ अपने 3 पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, मोर्टल बॉडी, गोल्डन दाव बीज और ड्रैगन बोन। 3 रंग गोल्डन, ब्लैक और ड्रैगन लाइट से चमक उठा। जैसे ही समर का पंच धीरज की ब्लड दानव फिस्ट से टकराया, वो विशाल लाल फिस्ट कांच की तरह बिखर गई। समर की पावर अजय थी। बिना रुके उसका पंच धीरज के शरीर से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ धीरज का शरीर एक गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गया। वो 1000 फीट दूर जाकर एंशिएंट पेड़ से टकराया। उसे तोड़ते हुए एक दुकान की दीवार में जा घुसा और अंत में शहर की मेन दीवार से जाकर नीचे गिर गया। वो खून की उल्टियां करके बेहोश हो गया। ये सब देखकर सड़क पर सन्नाटा छा गया। सब इतने शांत थे कि सुई गिरने की आवाज भी नहीं आ सकती थी। तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, मैंने अभी क्या देखा? शैतान रैंकिंग लिस्ट का 10वां शैतान एक ही पंच में ढेर हो गया। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अरे ये समर है, ये आदमी सचमुच में शैतान है। तभी समर ने बेहोश पड़े धीरज की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बुदबुदा कर कहा, तुम एक कचरे का टुकड़ा हो, फिर भी तुमने मेरे सामने आकर दिखाने की हिम्मत कैसे की? ये कहकर मुड़ा। पीच ब्लॉसम शी शैतान और अपने साथियों के साथ वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने धीमी आवाज और शांत आवाज में पीच ब्लॉसम शी शैतान से कहा, ब्यूटी, मैंने तुमसे कहा था ना, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब से अगर कोई तुम्हें लेकर जाने की हिम्मत करेगा
तो बस मुझे बता देना। धीरज एक उदाहरण है, उनका क्या होगा तुम जानती हो। उस खूबसूरत महिला की आंखों में समर के लिए अब न सिर्फ कृतज्ञता थी, बल्कि गहरी प्रशंसा और आकर्षण भी था। उसने शरारती अंदाज में अपना कोमल हाथ बढ़ाया और समर की बाह में कसकर थाम लिया और कामुक आवाज में कहा, ठीक है, मेरी रक्षा करना मत भूलना, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये देखकर तभी ईर्ष्या होने लगी जिया और सलोनी में, और उनके बीच में लड़ाई भी होने लगी थी। तभी समर ने उनको कहा, चलो चलते हैं, पहले शहर में कोई सराय ढूंढते हैं, फिर हम कियारा के बारे में पता लगाएंगे। ठीक उसी समय वहां से 30,000 किलोमीटर दूर एक अलग ही नाटक चल रहा था। कियारा, उसके मास्टर विक्रांत पवन एगल राजवंश के शुभराज का एक विशाल 10,000 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहे थे। अब क्या करेगा समर, क्या समर कियारा से मिल पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।